नमस्कार। झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने झारखंड से तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया, बोरिया बिस्तर बांध कर भगा दिया। महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई महा विकास आघाड़ी की। ऐसा लग रहा था कि महा विकास आघाड़ी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं कि कैसे बंदूक के दम पर चुनाव हुआ है। खैर, इस पर क्या कहते हैं हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक जी हैं, अमिताभ जी हैं, साथ ही साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे। झारखंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर चर्चा करेंगे। बिना देर किए केपी मलिक सर, शुरुआत आपसे करूंगी। सीधा सवाल कि झारखंड में बीजेपी की हुई करारी हार को कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए प्रज्ञा, ये जो बीजेपी की हार हुई है झारखंड में, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां दो बड़ी गलती मेरे नजरिए से की है। जिस प्रकार से उन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा और कुछ सिद्ध नहीं हुआ और वो बाहर आ गए कुछ दिनों में ही, तो इससे आदिवासी समाज को एक ऐसा लगा कि हमारे व्यक्ति को जानबूझ कर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो उन्होंने एक अस्मिता का प्रश्न उसको बना लिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि वोटिंग के दिन तक ईडी, सीबीआई और ईटी, आईटी के छापे पड़ रहे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था निकल कुछ रहा नहीं और छापे आज तक पड़ रहे हैं। भाई, छापे आप 2 महीने पहले मारिए, आप दोषी ठहराइए, बनाइए, कुछ दिखाइए, वो कुछ नहीं है। तो वो नूरा कुश्ती जो चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो दो क्रांतिकारी, आसाम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता शिवराज चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार वहां पे थे। हालांकि शिवराज चौहान तो पुराने नेता हैं, उन्होंने तो थोड़ी सभ्यता रखी है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हेमंत शर्मा ने जिस प्रकार से चीजों को तार तार किया है और बेशर्मी दिखाई है, उससे भी कहीं ना कहीं वहां का जो आदिवासी समाज है वो आहत दिखाई दिया है और वो इनके चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसा। तो एक कारण तो मैं ये मानता हूं। दूसरा, मैं कारण ये भी मानता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सामदाम दंडभेद करके और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको चीजें दिख रही हैं, महाराष्ट्र में दिख रही हैं, उस पैटर्न पे अगर सरकार बनाने की कोशिश करती या बनाती, तो जो लोग सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं तमाम आकलन के बाद, और आकलन मंथन और आत्मंथन सब चल रहा है हरियाणा के बाद, अभी महाराष्ट्र में, इससे जनता में एक मैसेज अलग तरह का जा रहा है। अगर उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव बनाती, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती थी, एक विस्फोट हो सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मुंह बंद करने के लिए कि जो आरोप मशीनों पे लगाएं, जो उनके शाम दाम दंड भेद पे लगाएं, तो कम से कम फिर वो ये कह सकते हैं चैनलों पर बैठ के उनके प्रवक्ता, तो अगर आप महाराष्ट्र में हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हमने झारखंड में क्यों नहीं किया। तो वो झारखंड को इसलिए भी उन्होंने दे दिया। और झारखंड के मुकाबले में जो बड़ा स्टेक अडानी का है वो महाराष्ट्र में है, झारखंड में भी है उनका, लेकिन झारखंड में इतना बड़ा नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। दूसरा, अच्छा, आपको ये देखना होगा कि एक मिनट में आपको टोक रही हूँ इस बात के लिए कि चलिए ये बात तो ठीक है कि ये लोग कह भी रहे हैं कि मुबारक हो, अडानी साहब की जीत हो गई, लेकिन जोक्स अपार्ट, बट क्या झारखंड में क्या जेएमएम ने या फिर विपक्ष ने उतनी मेहनत नहीं की जो भाजपा ने उनकी झोली में झारखंड डाल दिया? क्या वो हार जाते? मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगी। देखिए प्रज्ञा, मैं दो चीजें देखता हूं। हेमंत सोरेन एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं, और अगर मैं पहले भी चर्चा आपके चैनल पे की थी कि अगर आप हेमंत सोरेन का पिछले 1 महीने से चेहरा मोहरा और उनका हुलिया देखेंगे, तो हमें उनके पिताजी याद आते हैं, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का यही तरीका होता था। हेमंत सोरेन ने बीच में चश्मा भी पहनना शुरू किया था, तो लोग उनको उनमें उनकी छवि देखते थे। जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी की छवि कुछ दिन देखी थी लोगों ने, चौधरी चरण सिंह की, हालांकि बाद में तो वो धूमिल हो गई छवि और वहां छवि प्रधानमंत्री जी की दिखने लगी, वो एक अलग बात है। लेकिन झारखंड में उस छवि ने बड़ा काम किया, और उस पर सोने पर सुहागा जो काम किया जब वो जेल में गए। जो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, वो एक बहुत बड़ी नेता और उनकी जो एक प्रतिनिधि है आदिवासियों की, वो बन के उभरी हैं। उनको एक बड़ा मौका इस बीच में मिला और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, और गैप बहुत ज्यादा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की है, सामदाम दंडभेद नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है।
तो इतने बड़े गैप को भरने के लिए, उस चीज को सेटल करने के लिए, वहां पे तोड़फोड़ करने के लिए, कोई भी इस तरह की चीज करने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करे, उसको करने के लिए गैप बहुत ज्यादा था। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि वहां वो इस लेवल पर गड़बड़ी नहीं कर सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं झारखंड में देखता हूं, प्रज्ञा जी। अच्छा, अमिताभ सर, आपको क्या लगता है? अभी भाई महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, हरियाणा की तरह ही कुछ अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। आपको क्या लगता है, इस जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत जो है वो ऐसी जीत है वाकई में, जिसके बारे में जैसे आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, खुद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी जीत होगी। तो अपने आप में ये जो अप्रत्याशित जीत है उसको लेकर के कोई फौरी आकलन कर पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए अब वहां पर जो एक तरीके से, जैसे आपने झारखंड के लिए कहा ना कि सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, बिल्कुल वैसा ही हाल जो है, सुपड़ा साफ हो गया है एमबीए का वहां पर महाराष्ट्र में। तो वो जो स्थिति है उसको देख, उसके लिए हम ये कह सकते हैं, हमको लगता क्या है कि जो नैरेटिव लोकसभा चुनावों में कुछ महीनों पहले ही हमने देखा कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी वहां 48 सीटों में से 33 सीटें जीत करके आई थी, यानी सबसे बड़ा गठबंधन, और कांग्रेस वहां जिस तरीके से एकदम शानदार प्रदर्शन करके उभरी थी, वो 4 महीनों के अंदर ही क्यों ऐसा एकदम नीचे आ गया, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विपक्ष के पूरे खेमे के लिए, राहुल गांधी के लिए, ये उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए सोचने की बात होगी कि क्या उनकी रणनीति में कमी रह गई। देखिए, ये तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं प्रज्ञा की महाराष्ट्र सरकार ने खजाने खोल दिए अपने, पैसा एकदम पानी की तरह बहा दिया। ये तो कोई भी सरकार करती, मतलब जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ये बात सही है, वो करते हैं कि पैसा उनके पास है तो उन्होंने पैसा बहा दिया, जम करके पैसा लोगों को खिलाया गया। ऐसा ऐसा हमने खबरों में भी सुना था कि साहब 3400-3500 करोड़ रुपया आया है और वोट जो है खरीदे जा रहे हैं, 10-20 हजार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं, लोगों को दावतें कराई जा रही हैं, लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, तमाम सारी बातें। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि आप देखिए कि जो ग्राउंड लेवल पर इस सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, इस सरकार ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया इलेक्शन का, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं उनके फेवर में आया है। प्लस आपने लाड़की बहन योजना जो की, आप देखिए वो कहीं ना कहीं जो आपकी महिला वोटर है उनके साथ रेजोनेट करता है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, वो कैसे उन्होंने उस जो लाडली बहन योजना की वो, और इवन झारखंड में आप देखिए तो जो मैया सम्मान योजना है उसका असर कहीं ना कहीं हुआ है। तो ये जो स्कीम्स है जिनको हम लोग फ्रीबीज कहते हैं, या जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले तक रेवड़ी कहा करते थे, क्योंकि अब वो खुद रेवड़ी बांट रहे थे, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जनता के साथ में रेजोनेट कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, यानी हमको माने जो लोग भी इन चुनावों को गंभीरता से एनालाइज करते हैं, प्लस जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली जनता के साथ में क्या चीजें हैं जो रेजोनेट कर रही हैं। आप ये देखिए कि जो चीज मतलब बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल झारखंड में नहीं चल पाई, क्योंकि वहां हिमंत बिस्वा शर्मा का सारा जहरीला जो बयान था उसको जेएमएम और जेएमएम ने एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने जिस तरीके से चुनाव कैंपेन की है, वो कल्पना सोरेन इस पूरे इलेक्शन की एक खोज है। मैं मानता हूं कि इस पूरे प्रकरण में जब से हेमंत सोरेन को जेल होने के बाद से, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने एक घरेलू महिला का चोला उतार करके जिस तरह से एक मतलब जुझारू कार्यकर्ता नेता का जो एक एकदम उनके अंदर कायाकल्प हुआ है, वो अपने आप में बहुत शानदार है। और यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वो कैसे एकदम से एक व्यक्ति को उसकी मेहनत के बूते पर और उसके दृढ़ संकल्प के बूते पर नेता बना देता है। इसकी एक मिसाल है कल्पना सोरेन, जो कि कुछ महीनों पहले तक घर की चारदीवारी में महदूद थी और अपने पति के लिए प्रेम से खाना बनाना, परिवार को देखना, अपने जो घर परिवार उसको समझना, लेकिन आज वो प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है। वो इंडिया अलायंस की जब रैलियां होती थी उसमें जिस तरीके से वो जाती थी, हमने वो सब देखा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, जिसका मतलब कुशलता के साथ में उन्होंने जो है वो अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में, राहुल गांधी से मिलना हो, सोनिया गांधी से मिलना हो, जिस तरह से वो निकली हैं, और वो कहीं ना कहीं वोटर के साथ रेजोनेट करता है। जो वहां का आदिवासी वोटर है, अल्टीमेटली उसने जो है ये समझ लिया कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का मतलब था कि वो जो हमारी एक आदिवासी अस्मिता है, उस आदिवासी अस्मिता पर चोट की बीजेपी की सरकार ने ईडी और सीबीआई के जरिए, और उस आदिवासी अस्मिता की चोट का जो है उसने
ये जो है जवाब दिया है, जो हम आज देख रहे हैं नतीजे के तौर पर कि हाँ वहां पर झारखंड में फिर से जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार एक शानदार वापसी कर रही है, पहले से भी ज्यादा अच्छे मतलब मतों के साथ में। तो एक तो ये बात है, लेकिन वही चीज जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो हम ये देखते हैं, एक तो मैंने सुबह ही कहा था कि ये एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी वाला पूरा एक तीनों जगह अगर आप देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, प्रो इनकम्बेंसी वाला मामला है। लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट किया, और क्या इक्वेशंस कहाँ क्या चल सकती हैं, कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे कि ओबीसी को मराठा के साथ के आगे बढ़ा देना, मराठा वोटर जो है नाराज था बीजेपी से, तो मराठवाड़ा में बीजेपी को थोड़ी चोट लगी, लेकिन मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही थोड़ा बहुत अलायंस एमबीए कुछ दिखा पाया, बाकी जगह सब साफ हो गया है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाती है, कांग्रेस क्यों चूक जाती है, या कांग्रेस अलायंस क्यों चूक जाता है। राहुल गांधी और उनकी टीम को वायनाड में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। आप वायनाड में आप भी गए और अपने पूरा कुनबा भी ले गए, खड़गे भी जा रहे हैं तमाम, आप महाराष्ट्र में कैंप करते। आपके लिए हर चुनाव, देखिए पिछले 10 साल से प्रज्ञा हम लोग लगातार वैकल्पिक मीडिया पर ये चर्चाएं कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खूंखार तरीके से चुनाव लड़ती है। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करती है, वो पैसा झोंकती है, वो आपके लिए खिलाफ जहरीला प्रचार करती है, वो एकदम जमीन पर उतर करके लोगों को पैसा बांट सब कुछ करती है, वो जितने भी धतकर्म हो सकते हैं सब करती है। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतने की उसकी एक जो भूख है वो उस भूख पर लगी रहती है, और वो चुनाव जीत करके मानती है। कांग्रेस या उसके साथी दल जो है वो अगर उसका ईमानदारी से प्रतिकार करना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से प्रतिकार कर सकते हैं। जनता ने जो लोकसभा में आपको दिया था, अगर लोकसभा में जनता आपको स्वीकार कर सकती है तो आपको उसी लॉरल पर, यानी जो आपकी जो वहां पर जो जीत थी, उस जीत की कहना चाहिए खुशी में बैठ नहीं जाना चाहिए था ना, आपको उसको और कंपाउंड करना चाहिए था, आपको उसको और बढ़ाना चाहिए था। उस बढ़ाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी, खासतौर से महाराष्ट्र में या हरियाणा में या जहां कहीं भी जहां चुनाव थे, जहां आपको करना चाहिए था, वहां आपने नहीं किया। हम ये मान सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार की जेब में है, हम मान सकते हैं कि ईडी और सीबीआई उनकी एजेंसियां हैं, वो सब करते हैं। लेकिन जब ये हम जानते हैं कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है, तो फिर दिए को तो फिर मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ना पड़ेगा ना प्रज्ञा। तो वो दिया जो तो ये नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस अलायंस की, कि वो जो है जिस दम के साथ लड़ना चाहिए, जो गांधी जी ने नारा दिया था ना, करो या मरो, तो करो या मरो कांग्रेस का, यानी जितना भी विपक्ष है उसकी जिंदगी का एक सूत्र होना चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जब हम मान के चलते हैं कि साहब हद हो गई, हर बार चुनाव में हम कहते हैं अरे तो हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, ये हो रहा है। अब आप उस हद हो गई से गुजर जाने के लिए, हद से गुजर जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दमखम लगा के लड़ते हैं भाई। आप जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जी 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 बिल्कुल ठीक बात। अमिताभ सर फिर आती हूँ मैं आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही और इस पर अभी और चर्चा होनी चाहिए। पुष्पेंद्र सर ये बताइएगा, मामला तो बिल्कुल बराबरी पर छूटा है, यानी कि एक राज्य एनडीए जीता है, एक राज्य इंडिया जीता है, तो इसको इतना ज्यादा भाजपा की इतनी बड़ी जीत बनाकर दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? आवाज आ रही है पुष्पेंद्र सर आपको? प्रज्ञा जी नमस्कार, मलिक साहब, अमिताभ जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब और हम किसी और चैनल पे भी थे, तो बहुत सी बातें हुई हैं, और मैं शुरू करूंगा जब हमने अभी एग्जिट पोल किया था उस रोज आप ही के चैनल जी पे। जी हाँ हाँ हाँ। तो अशोक भाई थे, भाऊ थे, और भाऊ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और उनका कहना ये था कि 100 से ऊपर महायुति नहीं जानी चाहिए। थोड़ा सा हम सब लोगों में डिस्कशन हो रहा था, और उसमें यह था कि भाई अंततः इस पे फैसला हुआ था कि टक्कर है और जीत नहीं है किसी की भी, मतलब दोनों में से कहीं भी जा सकता है। लेकिन उन सारी बातों के और सारे पत्रकारों के आकलन के बाद ये 200 से ऊपर की फिगर, वो भी 226 हो जाए, थोड़ी अप्रत्याशित है, ये समझ में ना आने वाली है। और इसको लेके मलिक साहब का और बहुत से जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं उनका मानना बिल्कुल जुदा है। लेकिन हम ये मानते हैं, मैं एक मिनट को मलिक साहब की बात को नहीं मानता एक मिनट के लिए, और ये मानता हूँ कि ये चुनाव रिजल्ट ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। तो ये क्यों हुआ? उस दिन भी जब हमारी बात हो रही थी तो हम लोग इस सवाल पे चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा के बाद इतनी बढ़िया जीत मिलने के बाद 4 महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि महायुति को इतनी सीटें मिल जाएं और सब मिल जाएं? संभव नहीं था। तो चलो उन्होंने कुछ कोर्स ऑफ करेक्शन किया, जैसे लाडली बहन का दिया, और लाडली बहन के अलावा जो ये अब
इसमें थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मलिक साहब अशोक भाई भी थे और वो कह रहे थे कि हरियाणा की और यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। मैंने भी माना परिस्थितियां अलग हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें तो एक सी है। वहाँ हरियाणा में उन्होंने जाट वर्सेस अनदर कास्ट कर दी। यहाँ पे अगर मराठाओं ने सिर उठाया तो उन्होंने ओबीसी को आगे कर दिया। और जैसा हरियाणा में किया था कि एक एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट को उतार देना, यही उन्होंने महाराष्ट्र में किया। उस दिन भी जब हम मनी पावर की बात कर रहे थे तो मनी पावर ये नहीं है कि आप सीधे पैसे दे दें किसी को। मनी पावर का मतलब मेरा था टोटल रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस तो उनके पास ज्यादा थे ही और है भी संसाधन। तो एक एक जगह पे कई कैंडिडेट्स को उतार देना, उन कैंडिडेट्स को फीड करना ताकि वो वापस ना लें, और सजातीय उम्मीदवार खड़े करना, ये सारी स्ट्रेटजी, जैसा अभी अमिताभ भी कह रहे थे, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, लगता नहीं था कि मतलब शरद पवार को अगर छोड़ दूं तो लगता नहीं था कि विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी हो। और यहाँ 3 धड़े अलग अलग होते हुए भी ताकत दिखाई दे रही थी। ठीक है, वहां पे झारखंड में नहीं चला, पर शायद यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे ओबीसी के लिए चल गया हो। मैं एक धारणा मेरी बन रही है। उसके अलावा जो उन्हें भाई लाभार्थी वाली योजनाएं थी उन्होंने भी किया हो, लाभ पहुंचाया होगा जरूर। और देखिए, जो बात अभी अमिताभ कह रहे थे, अंतिम क्षण तक लड़ने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये बात मैं कह रहा था। ये मुझे शक होता है कि क्या होगा। मैं बार बार इनका पलड़ा इसलिए भारी कर देता था क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरह ताकत लगाते हैं। और देखिए, उस दिन मैंने वार रूम की बात भी की थी आप लोगों के सामने। तो ये तो महाराष्ट्र का दृश्य होता है, जो मुझे लगता है जैसे हरियाणा में रणनीति अपनाई थी, इस बड़े राज्य में अपनाई। और जो आपका सवाल है कि भाई एक राज्य वो जीते, एक राज्य ये जीते, तो ऐसा क्या हो गया? अब इसमें 2 बुनियादी फर्क है। तो महाराष्ट्र को देखिए, झारखंड से नहीं तुलना कर सकते, चाहे वो लोकसभा सीट की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, सबसे बड़ा वो फाइनेंशियल। सर, मैं एक बहुत सीधी सी बात कर रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त पर सबसे ज्यादा चल रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। महाराष्ट्र राज्य अडानी को चाहिए था और झारखंड बीजेपी को चाहिए था, तो अडानी साहब जीत गए, ये लोग कह रहे हैं। मेरे शब्द हैं ये। मेरे ख्याल से इस पे तो मलिक साहब बाद में कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन वो अडानी साहब को जो मैं समझ पा रहा हूँ जो चल रहा है, उसका जो सिंबल है मनी का। अडानी इस समय सिंबल बन गए हैं पूंजीवाद का, पूंजी का, एक जगह एकत्रित होने का। तो महाराष्ट्र तो आर्थिक राजधानी है, तो ये उनका आशय हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। अब हम झारखंड पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, झारखंड पे भी इन्होंने कोशिश करी। एक बहुत अच्छी बात हुई, पहले मैं कह दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कार्ड फेल हो रहा है, और इस तरह के जो जहरीले भाषण देते हो, इस तरह की बात करते हो, ऐसे राजनेताओं का विफल होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। वहां पर भी कटेंगे बटेंगे कहा गया, घुसपैठियों के लिए कहा गया। इवन प्रधानमंत्री तक ने कह दिया, बेटी माटी की बात करी कि बेटियों को ले जाएंगे, जो आपको और हमें सभी को खराब लगा था कि प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अब वहां पे देखिए, एक तो जो मलिक साहब ने कहा, 2 गलतियां गिनाई, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती वहां पर थी उनकी हेमंत सोरेन को जेल भेजना, और दूसरा बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा को पीछे तो रखा, सामने नहीं रखा। और वो रघुवर दास की जो गलतियां हुई थी वो अभी तक पूरी हुई नहीं थी। फिर हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कार्ड खेला और जो उन्हें कल्पना सोरेन का साथ मिला, वो गजब था, जो कॉम्बिनेशन बना। और देखिए, अभी हमारी दूसरे चैनल पे भी बात हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से कल्पना सोरेन ने बड़ी विनम्रता से सबका धन्यवाद दिया, सब दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो ढोल नगाड़े और ऐसे जैसे पता नहीं देश जीत लिया और इतने अहंकार में चूर हैं। गौरव भाटिया एक जगह बैठे हुए कह रहे थे कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं था, असल में इतनी जीत का उन्हें भी यकीन नहीं था। तो बोले कि हम तो हारी बाजी जीत जाते हैं, पहले हरियाणा और फिर यहाँ, और जो जीती बाजी हार जाए उसे कांग्रेस कहते हैं, ये वो कह रहे थे। यानी उन्हें खुद भी नहीं था कि ये इतना होगा। पर जब उनकी गाड़ी चलती है ना, जब उनका साधन चलते हैं, तो फिर ऐसे ही चलते हैं। अभी अनऑफिशियली बात हो रही थी, तो यूपी में भी हमने देखा अधिकारी किस तरह से विवश है काम करने के लिए, और दबी जुबान से वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड पे कोई नहीं कहेगा, पर दबी जुबान से तो सब कहते हैं। तो ये सारी बातों ने हमारे जो चुनाव है ना, उन पर सब पे एक सवालिया निशान सा लगा दिया है। और फिर से झारखंड की बात कहता हूँ कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से शिबू सोरेन की छवि अपनाई, पर मुझे भी लगता है जैसे अमिताभ कह रहे हैं, कल्पना सोरेन ने जो माहौल बनाया वो बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चाल विफल कर दी।
वो चाल वही थी जो उन्होंने महाराष्ट्र में चली थी कि पार्टी को तोड़ने की, शिंदे को अलग किया, अजीत पवार को अलग किया। यहाँ भी वो चंपई सोरेन का कार्ड खेलने वाले थे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने चंपई सोरेन को अपने पाले में लिया और कोशिश करी थी कि टूट जाए, लेकिन वहां पर शायद आदिवासी अस्मिता की बात कहें या इनके साथ सिंपैथी कहें हेमंत सोरेन के साथ, वो काम हो नहीं पाया। अगर वहां भी दो पार्टी बन गई होती तो शायद ये नतीजा देखने को ना मिलता जो आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। जी केपी मलिक सर, उत्तर प्रदेश के जो हमने देखे नतीजे, इतना तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चुनाव लड़ा गया वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रशासन की गलती तो खुद चुनाव आयोग ने मानी और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उसके पहले तो कितना कुछ गंगा में पानी बह गया होगा। तो बंदूक के दम पर जो उपचुनाव हुआ सर, पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उपचुनाव जो हुए उसमें वो तो सत्ता का चुनाव होता है, प्रशासन का चुनाव होता है, ताकत का चुनाव, शक्ति का चुनाव होता है, तो उसमें इतना डर खौफ क्यों पैदा हो गया था? और अब जब इतनी जबरदस्त भाजपा 7 पर है, सपा 2 पर है, तो सर क्या लगता है, जो सपा एक बात कह रही थी शुरुआत से कि अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि बस सर्टिफिकेट तैयार करके रख लिया, जीते कोई भी भाजपा के हाथ में देने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं सारे अधिकारी लोग, तो क्या ये बात सच साबित होती हुई दिखी क्या सर? देखिए प्रज्ञा जी, आपने खुद ही कहा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो। अगर ये नहीं होगा तो बाबा नप जाएंगे। तो बाबा को अगर बचाना है तो 6 से ऊपर लाना है। अगर 6 से नीचे आता है तो कटोगे और बटोगे हो जाएगा। ये कटोगे और जो बटोगे था, ये किसी और के लिए नहीं था, ये सेंट्रल बाबा को काट देगा। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था और पहले कई बार डिस्कशन हो चुका है, जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के डमी सीएम बैठे हैं हर जगह, उत्तर प्रदेश थोड़ा उससे जुदा है। बाबा जो है सुन नहीं रहे हैं, तो ये बाबा पे कंट्रोल करने के लिए भी था। अब बाबा ये कह सकते हैं कि देखो भाई, मेरा बटोगे कटोगे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा चला और उत्तर प्रदेश में तो उसने बम बम कर ही दी है। अब वो आपके सामने तस्वीरें आए, पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया जाए, चुनाव आयोग ने देखिए निर्णय ले लिया उत्तर प्रदेश में। हैरानी की बात तो मेरे लिए ये है, चुनाव आयोग तो निर्णय लेता ही नहीं है, वो तो सोता रहता है। लेकिन निर्णय अगर उसने लिया है तो इसका मतलब जितना निर्णय लिया उससे कहीं बड़ी घटना है, उससे कहीं बड़ी चीजें हैं, और वो दिखाई दे रही है वीडियो में। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आए हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने वीडियो जारी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चीजों को दिखाया है। और जहां से हम और पुष्पेन जी ताल्लुक रखते हैं, मीरापुर से, हमने देखा है कि दरोगा बंदूक लेके खड़ा हुआ। वहां उस गली में क्यों खड़ा है दरोगा? पुलिस क्यों लगी हुई है उस गली में? पुलिस बूथ के आसपास रहती है और पुलिस का काम है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। अगर किसी को किसी का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी की आइडेंटिटी चेक करनी है, तो वो इलेक्शन कमीशन के लोग करेंगे। जब वो अंदर जाएंगे, एजेंट कर सकते हैं, दूसरे अधिकारी कर सकते हैं, कोई डीएम आया, कोई अफसर है, वो कह सकता है भाई आप कौन है। ये पुलिस जो चेक कर रही है, जो कांस्टेबल कर रहे हैं, कौन है तो मुस्लिम है, भगाओ इनको, फलाना है, हाँ चलो वोट डालो। तो ये जो चीजें हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीटें आप जो है 9 की 9 भी जीत सकते हैं ऐसे तो, लेकिन 9 जीतेंगे तो फिर सवाल कड़े उठेंगे। तो इसलिए 7 जीतो या 6 जीतो, ताकि जस्टिफाई किया जा सके। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हैरानी की बात मेरे लिए ये है महाराष्ट्र में कि शिवसेना 15-17 पे सिमट जाए, शरद पवार जिनको हम चाणक्य की बात करते हैं वो 10 या 9 पे सिमट जाए, कांग्रेस जो है 20 पकड़ना मुश्किल हो जाए, तीनों मिला के 50 पार ना कर पाए। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 120 ले आए, 125 ले आए, 130 ले आए, और बाद में शिवसेना शिंदे को ही तोड़ के अपना फुल मेजोरिटी करके सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ले, तो कौन सी हैरानी की बात है? वो तो बेचारे कहीं टूटे टूटाए, वो तो हमेशा टूटते रहे हैं। और जो अजीत पवार जैसे लोग हैं, जिनको लोग सोच रहे थे कि ये खत्म हो जाएंगे, वो भी आ गए हैं। तो उन्हीं की पार्टी को पूरा मर्ज कर लिया जाए भाजपा में, ये भी तो समीकरण अभी दिखेंगे आपको। ये तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हो चुका उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो होने वाला है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में असली गंगा में पानी बहेगा, जो समुद्र में जाएगी गंगा, जो धारावी है उस धारावी की धार किस ओर जाएगी, वो भी तो देखना है। अभी तो बहुत कुछ खेला होने वाला है। अगर मंगलवार तक इन लोगों ने सहमति नहीं दी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो सारी चीजें अपने हाथ में आ जाएंगी।
तोड़फोड़ ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि शिंदे की जो पार्टी है उसमें भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, जो अजीत पवार की पार्टी है उसमें भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो सब तमाम बिना बुलाए मेहमान है, जो सब भाजपा का झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, तो आपका बहुमत हो जाएगा और आप सरकार बनाएंगे और भारतीय जिस डमी सीएम को चाहेगी उस डमी सीएम को बना देगी। हालांकि मुझे लगता है कि फडणवीस बन जाएंगे, क्योंकि फडणवीस भी केंद्र की डमी ही है। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं इनको भी छोड़ो, थोड़ा उछलने लगे हैं, एक का तो दिमाग ठीक कर दिया है, विनोद तावड़े जी भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे तो उनको तो निपटा दिया है, तो फडणवीस को भी निपटाने के लिए कहीं वसुंधरा वाला मामला ना हो जाए और किसी ऐसे क्रांतिकारी को सीएम बना दें जो सीधा दिल्ली नमस्कार करता रहे सुबह शाम, ये भी हो सकता है, ये दिखेगा आपको। तो बात वो की जाए जो होने वाली है, जो हो चुकी है। अब जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, अमिताभ जी ने भी आंकड़े भी रखे झारखंड के, सारी बात है। झारखंड में मैं ये कह रहा हूँ अंतर बहुत ज्यादा था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी कमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हेमंत शर्मा ने जिस तरह से झारखंड में नंगा नाच किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से वहां एजेंसियां लगी रही हैं अंतिम समय तक और सब कुछ करने की कोशिश की है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वहां पे इस तरह से सरकार ना बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कस मसाने वाली स्थिति है। दूसरी बात, अगर आप महाराष्ट्र में देखें, अभी हम एक बाइट सुन रहे थे विनोद तावड़े की, किस प्रकार से बेशर्मी से खड़े होकर वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है और इनका योगदान है, फलाने का योगदान है, ढिम का योगदान है। मैंने कहा बीच में रोक के डिबेट में कि सबसे बड़ा योगदान तो आपका है, आपने कुर्बानी दी है, पैसा बांटा, करोड़ों रुपए पकड़े गए आपके साथ, 9 लाख तो रिकॉर्ड में ही दिखाने पड़े क्योंकि मजबूरी है दिखाना। और धन्यवाद उन लोगों का है जिन्होंने आपको पकड़ा, जिन्होंने पकड़ा आपको। वो कौन थे? ना वो कांग्रेस के थे, ना वो पुलिस वाले थे, ना वो किसी शिवसेना के थे, वो तो तीसरे लोग थे, उन्होंने आपको पकड़ लिया। अगर ऐसे जनता खड़ी हो, दूसरे लोग खड़े हो, तब पकड़ा जाए। अंत में मैं प्रज्ञा जी ये कहना चाहता हूं, मैंने पिछले चैनल पे भी कहा कि आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हों, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, क्या लोकतंत्र यहीं तक बच जाता है क्या कि अपने विधायक को जिता लो और उसको सरकार में शामिल करा दो या अपनी पार्टी की सरकार बना लो और बच गया लोकतंत्र? क्या यही लोकतंत्र है क्या? तो फिर मैं जेपी का जो आंदोलन हुआ था उस तरफ लोगों को लेके जाता हूं और वहां पूछता हूं, क्या जेपी ने ये सोच के आंदोलन किया था कि इंदिरा गांधी से सत्ता छीन के मुझे प्रधानमंत्री बनना है, या वो चाहते थे कि लोकतंत्र जिंदा रहे और जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, चाहे वो सियासी दल हो और चाहे हम जैसे पत्रकार हो, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे और उसकी जड़ में नहीं जाएंगे। अब हरियाणा का चुनाव समाप्त हो गया, आज महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो गया, सरकार बन जाएगी और हम दूसरे मुद्दों में हमें उलझा दिया जाएगा। अब आज बयान आया, हमने अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम जो चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भैया सबसे बड़ा आरोप तो आपके स्टेट में रिश्वत ली गई, आपके अधिकारियों ने ली है और पिछली सरकार में ली गई, तो आप क्या कर रहे हैं? बोला ये तो अभी आरोप अमेरिका ने लगाया है, हम इसका अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे। अब वो 1-2 साल अध्ययन करने में लगाएंगे और अमेरिका में तो बिना अध्ययन ही उनके वारंट निकाल दिए हैं, वो तो बिना अध्ययन निकाल दिए उन्होंने, तो वो बिना अध्ययन के निकाल सकते हैं लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहाँ कुछ भी कहना, कुछ भी सोचना बेमानी है। कितना बढ़िया चुनाव देखिए बांग्लादेश में हुआ था और फिर क्या हुआ? जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो फिर क्यों कोई सड़क पे आया? तो वो लोग क्यों आ गए सड़क पे? जब यहाँ इतना अच्छा चुनाव हरियाणा में हो गया और इतना अच्छा चुनाव महाराष्ट्र में हो गया, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि 4 महीने में ऐसा लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, महाराष्ट्र में, हरियाणा में ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया 4 महीने में। कौन सी जड़ी बूटी खा ली इन्होंने? तो ये हृदय परिवर्तन थोड़ा सड़कों पे भी हो सकता है लोगों का, उसमें भी देर नहीं लगेगी जब आप इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा करेंगे। मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं प्रज्ञा जी, 19 का, जब 19 में लोकसभा के चुनाव होने थे, मैं रेल मंत्रालय में एक अधिकारी के कमरे में बैठा हुआ था और वहां पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, उनके कमरे में वो आ गए और इलेक्शन शुरू ही होने वाला था, आचार संहिता लग चुकी थी। पीयूष गोयल ने अपने मुंह से मेरे सामने कहा कि ये सब तैयारियां रखिए और हम बहुत जल्द लौट के आ रहे हैं। मैं हैरान रह गया सुन के।
मैं हैरान इस बात को सुनकर रह गया कि चलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनती भी है, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री बनेंगे, ये कैसे इनको इतना कंफर्म है? और वहां से लेके 2019 से लेके आज हम 2024 में बैठे हैं, जो कहते हैं वो होता है। इन्होंने कहा हम 7 सीटें यूपी में जीतेंगे, जीत ली। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में जीतेंगे, जीत लिए। हरियाणा में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज के मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था कि सब मामला तैयार है। और कैसे ये जो है इनकी विडंबना देखिए, कैसे बेशर्मी से ये खड़े होकर कहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जो हार गए, वो बेशर्मी इनकी देखिए। तो इनके साथ मुकाबला करना, आप संविधान के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, शुचिता के हिसाब से इन लोगों के साथ अगर आप मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, तो उस लड़ाई में आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आज हथियार दूसरे हैं, आज लड़ने का तरीका दूसरा है। अब आप बताइए, जो पुष्पेन जी भी कह रहे हैं, अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि इसलिए लोगों ने वोट दिया, लाडली बहना आ गई, तमाम योजनाएं आ गई। तो ये योजनाएं तो पहले भी रही हैं, तो आचार संहिता क्यों लगाते हो फिर? अगर आप वोटिंग वाले दिन या उससे एक दिन पहले उनके खाते में पैसे जमा कर रहे हो, तो आचार संहिता का क्या मतलब है? बंद कर दीजिए आचार संहिता। और चुनाव आयोग का भी क्या लेना देना, जब सरकारी चुनाव करा रही है तो बंद करिए चुनाव आयोग को भी। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर हम इस तरह की बात करते हैं, जब सरकार को ही चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ चुनाव आयोग पे लगता है। अब तो सर कोई सवाल उठाता भी नहीं चुनाव आयोग पर। अब तो कितना उठाएंगे? थक चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग, कितना उठाएं? लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बात। भाई इतना चुनाव पे सवाल उठा चुके, और कितना उठाए जब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लोग भी परेशान हो गए हैं, सवाल उठा उठा के, कुछ वहां हलचल हो ही नहीं रही है। ये तो ऐसा होता है जैसे पुष्पेन जी के हमारे गांव में कोई आदमी गंभीर बीमार हो जाता है, उसको मेरठ इलाज कराते हैं 15 दिन 20 दिन, फिर वो डॉक्टर कहता हलचल है नहीं, फिर इसको एम्स ले आते हैं। वो एम्स का डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन मारता है उसको, उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती ही नहीं है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, ले जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो यही हो रहा है कि चुनाव आयोग में तो हलचल हो ही नहीं रही। जितने बड़े इंजेक्शन आप मार लो, जितनी सुई लगा लो उसको, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि वो मर चुका है। बस उसको घर ले जाना बाकी है हम लोग को। जी अच्छा, अमिताभ सर ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे ये कहा जा रहा था, बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी यही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो चल जाएगा लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज देखने को मिल रही है, हिंदू मुसलमान झारखंड की जनता ने तो नकार दिया, लेकिन क्या ये बटेंगे तो कटेंगे योगी को किनारे करने के बावजूद महाराष्ट्र में काम आ गया? देखिए, ये एनालिसिस कि बटेंगे तो कटेंगे की वजह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये अभी शायद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है एनडीए की, वो बटेंगे तो कटेंगे की वजह से आई है। लेकिन हाँ, जरूर उस नारे ने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया होगा। और हम ये कह सकते हैं, आप चूंकि जीत गए हैं तो जीत के बाद बहुत सारी चीजें उसको मतलब जीत को रेशनलाइज करने के लिए या जीत को एनालाइज करने के लिए इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन मुद्दे की बात वो है जो मलिक साहब ने बात कही अभी। मलिक साहब ने बहुत गहरी और बड़ी गंभीर बातें कही हैं, बड़ी खूबसूरत बात भी कही है, जो उन्होंने मतलब गांधी का जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया, तमाम सारी बातें। देखिए क्या है कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है आज की, वो उन आदर्शवादी चीजों से बिल्कुल अलग जा चुकी है। वो आदर्श जिनके आधार पर जयप्रकाश नारायण ने अपना मूवमेंट खड़ा किया और लाखों लोग उनके पीछे आ गए, या गांधी की बातें सुन करके लोग उनके पीछे आ जाया करते थे। जयप्रकाश नारायण को तो आजादी के बाद हमने देखा इंदिरा गांधी के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने किया और कैसे उसमें जीत हासिल की। लेकिन उन्होंने अपने जीते जी ये भी देख लिया कि उन्हीं के चेले जो है कैसे उनकी बताई बातों से अलग हट गए, कैसे वो करप्ट हो गए, इसलिए वो अपने चेलों से उनका भी मोहभंग हो गया था, ठीक गांधी की तरह। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात यह है कि अंततः अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप हैं, आपको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसा मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि टूल्स बदल गए, अब नया जमाना है और उसके हिसाब से हथियार औजार बदल गए हैं। तो जो भी विपक्षी दल है उनको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए चुनाव आयोग से आप नाराज हैं, आपको लगता है चुनाव आयोग गलत कर रहा है, ठीक है, आप उसके खिलाफ, तो आप उसके खिलाफ एक सस्टेन्ड कैंपेन कीजिए ना। आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गलत है, आपको लगता है हरियाणा में नतीजा जो है वो हथिया लिया गया है, आपको लगता है कि लूट हो गई है आपके वोट की, तो आपको उसके खिलाफ जो है कंटिन्यूअस कैंपेन करना चाहिए। लोकसभा में ही जब कहा गया था, लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे, अखिलेश यादव है सर समाजवादी पार्टी से, जो ये बात कहते हैं कि अगर 80 की 80 सीटें भी मिल गई तो भी हम ईवीएम का सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी बात, बिल्कुल सही बात है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कम से कम ये स्टैंड उन्होंने लिया सही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद ही ये कहा गया था कि भाई जब इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया और उसमें कहा गया कि साहब 6% 7% वोट बढ़ा दिए गए थे। जब हम सबने देखा इस बात को और हम सबने कम से कम सोशल मीडिया पर और आपके जैसे मंचों पर इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया। तो सवाल ये होता है कि कांग्रेस ने उसको इश्यू क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने उसके खिलाफ जो है देशव्यापी कैंपेन क्यों नहीं की? कांग्रेस ने हरियाणा के मुद्दे पर कैंपेन क्यों नहीं किया? क्यों उसने सर झुका करके उस वर्डिक्ट को स्वीकार कर लिया और क्यों चुप बैठ गई? आप 4 दिन विरोध करेंगे उसके बाद चुप बैठ जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। फिर उसके बाद अचानक कोई इलेक्शन होगा, जैसे आज संजय राउत कह रहे थे कि नहीं साहब ये तो जनतंत्र की लूट है, ये वर्डिक्ट हमको एक्सेप्ट नहीं, गद्दारी को लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? सवाल ये है कि आप अगर उससे खफा है उस सिस्टम से तो आप उसके खिलाफ जो है वो एकदम सड़क पर उतर करके क्यों कैंपेन नहीं कर रहे हैं? क्यों मतदाता को ये बात कन्वे नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? तो उसके लिए फिर 24 घंटे आपको लड़ना पड़ेगा ना। ये बार बार हम बात कहते हैं, हम यानी हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, उसके अलावा जितने भी साथी हमारे इस तरह के मंचों पर सक्रिय हैं, वो सारे लोग यही पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है लोकतंत्र को बचाने का मामला है, ये सिर्फ चुनाव लड़ने का मामला नहीं है। जब लोकतंत्र खतरे में है तो उसके लिए फिर करो या मरो वाला सिस्टम ही होना, जो गांधी ने कहा था करो या मरो। तो आपको 24 घंटे 24/7 365 डेज आपको करना है काम। ये नहीं हो सकता कि आपने लोकसभा में चुनाव जीत लिया, आपने कह दिया कि संविधान खतरे में है, आपको वोट मिल गया, उसके बाद आप खुश हो गए, आपने कहा कि हमने बीजेपी को 400 पार नहीं करने दिया, हमने 240 पर समेट के रख दिया, उतने से आप खुश हो गए और फिर देश भर में आप वही नैरेटिव सोचते रहते कि आपको वही नैरेटिव चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चुनाव दर चुनाव आज की तारीख में लोग नैरेटिव बदलते हैं और जो जैसा कि बात हमने ये भी देखी कि हाँ साहब मतदाता जो है लाडली बहन हो, चाहे वो लाड़की बहन हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, जब मतदाता को पैसा मिल रहा है, वो पैसे का भी कहीं ना कहीं रोल आता है, कहाँ उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं मतदाता भी उसकी साइकोलॉजी भी चेंज हो गई है। तो आपको अगर उसको जागृत करना है, जागरूक करना है, तो वो जागरूकता का काम जो है सिर्फ वैकल्पिक मीडिया का नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ आपका काम नहीं है या मलिक साहब का या मेरा या तो फिर पुष्पेंद्र भाई का या हम जैसे और तमाम लोगों का काम नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जमीन पर उतर करके, अंततः तो ये उनका काम है कि वो इसको 24 घंटे के एक मिशन की तरह लें। वो एक मिशन की तरह लें कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो कुछ तो लड़ती है और कुछ उसके बाद फिर बैठ जाती है। अगर राहुल गांधी भारत की जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो राहुल गांधी की जो स्टेट यूनिट थी उनकी पार्टी की, उन्होंने क्या किया उन स्टेट्स में जहां से वो भारत जोड़ो यात्रा करके निकले या बाहर जिन जिन जगहों से बाद में दूसरा राउंड जो उन्होंने यात्रा की, अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करते हैं, अगर आप उसके लिए 24 घंटे नहीं अपने आप को झोंक रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत खूंखार तरीके से चुनाव लड़ती है, हमने देख लिया। हम सब लोग यहाँ पर बार बार वही बात कहते हैं कि वो जो है वो एक वोट के लिए सारे जुगत बढ़ाती है, सब कुछ करती है। वो आपको आपस में लड़ाएगी, जहर फैलाएगी, पैसा फेंकेगी, वो मीडिया को खरीद लेगी, वो हर चीज करेगी, सब कुछ खरीद लेगी। लेकिन आप जो उसके मतलब खिलाफ है, मुखालिफ है उसके, अगर आप तो आपको मालूम है कि अगर आपको सच की लड़ाई लड़नी है और सच के औजार से लड़नी है तो उसके लिए तो फिर आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा ना। फिर वो महात्मा गांधी का रास्ता जो है वो उससे जीत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए महात्मा गांधी की तरह आपको बस तमाम जाने कितनी यात्राएं करनी पड़ेगी, जाने क्या कुछ करना पड़ेगा, अपने सब कुछ त्याग करके आपको बैठना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक चुनाव जीत जाए उसके बाद आप खुशफहमी पाल लें कि नहीं साहब अब तो हमने हरा दिया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, हम सीटों पर हमने उनकी संख्या। और अब संविधान के मुद्दे पर फिर से चुनाव लड़ लिया जाए और संविधान के नाम पर संविधान का मुद्दा एक बार चल गया तो ये मत समझ लीजिए कि संविधान का मुद्दा ही बार बार चलेगा। आपको नए नए इश्यूज देखने पड़ेंगे, किस एरिया में, किस इलाके में, किस स्टेट में किस इलाके में क्या इशू चल रहा है और आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आपने कांग्रेस ने देखिए भाई, मैं मानता हूं कांग्रेस को जब ये 1500 रुपया दे रहे थे लाड़की बहन योजना में तो खड़गे साहब को 3000 रुपया का अनाउंसमेंट करने में देर लग गई। आपने उसका काउंट, क्योंकि पहले तो आपके नेता कह रहे थे साहब इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, ये योजना नहीं चल सकती वगैरह वगैरह। तो आपकी अपनी पार्टी में आपकी सोच साफ नहीं है, आपको क्विक रिएक्शन नहीं है आपका। तो ये बहुत सारी बातें हैं प्रज्ञा, जो चुनाव आज का चुनाव जो है, आज का चुनाव प्रबंधन जो है वो बहुत अलग तरीके का चुनाव प्रबंधन है। ये जेपी और गांधी के दौर का चुनाव नहीं है और ना उस तरह के लोग बचे, ना उस तरह की जनता है, ना उस तरह के नेता है, उस तरह का मीडिया भी नहीं है। तो जब सब कुछ वैसा नहीं है तो आपको नए हथियार लेने ही पड़ेंगे और नहीं लेंगे तो आप ऐसा ही ह्यूमिलिएशन झेलेंगे बार बार। मेरा कहना है कि ये जैसे झारखंड की जीत जो है उसमें कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि वहां कांग्रेस की जीती है, वहां पे जो कुछ भी हुआ हेमंत सोरेन की और कल्पना सोरेन की नीतियां हैं, वहां कांग्रेस सेकेंडरी रोल में थी। लेकिन महाराष्ट्र का झटका जो है वो बड़ा झटका है और वो बड़ा झटका। तो क्या सर ये बात कही जा सकती है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी मोदी शाह की जोड़ी पर भारी पड़ गई?
चुनाव के लिहाज से बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल भारी पड़ी है। जो उनका मैनेजमेंट था भाई, जिस तरीके से हम सब यहाँ कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा तक जिस जोड़ी आपने को भेजा, आपने बाबूलाल मरांडी बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे, बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी देखिए कहाँ आज की तारीख में, आप देखिए बाबूलाल मरांडी कहाँ है और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कहाँ है। तो वो जो चीज थी, आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, आपने उनका घर तोड़ने की कोशिश की, आपने परिवार में फूट की, आपने उनके आदमी को अपने साथ ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंततः वो अपने जुझारूपन से ही जीते ना। तो जुझारूपन बाकी जगहों पर भी जब तक विपक्ष की पार्टियां नहीं दिखाएंगी तब तक आप नहीं। जब अखिलेश यादव ने लोकसभा में जुझारूपन दिखाया था, कोई लक्ष्य आपसे बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र सर, एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई दी कि झारखंड में हिंदू मुसलमान तो नहीं चला, लेकिन सर क्या लगता है, ये अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी का पहला चुनाव था जीवन का, वायनाड से चुनाव लड़ना, पहला चुनाव लड़ी और जीती। कैसे देख रहे हैं आप इसको पुष्पेंद्र सर? देखिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस परिवार ने एक अच्छी सोच थी और अच्छा किया कि परिवार के व्यक्ति को ही लड़ाया। दरअसल वहाँ ये किसी और को भी दे सकते थे। प्रियंका की एंट्री होनी थी, उनका डेब्यू होना था, और इससे उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी वायनाड को, क्योंकि एक सीट तो छोड़नी ही थी और रायबरेली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वायनाड को छोड़ा, ये सोचिए कि ये थोड़ा सुरक्षित भी है। तो वायनाड को ये मैसेज चला गया कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी बहन यहाँ पर आप लोगों के साथ है। क्योंकि जब वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ तो थोड़ी सी अलग तरह की खबरें आई थी कि उनका विरोध हुआ। हालांकि मुझे तो कोई ऐसा वीडियो बहुत विरोध वाला दिखा नहीं था, है ना, जब लैंडस्लाइड के टाइम पे दोनों गए थे, प्रियंका और राहुल। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे थे, तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी एक अच्छा काम हुआ। और जब ये संसद में आ जाएंगी, प्रियंका भी होंगी, तो डेफिनेटली कुछ वो ऐसे मुद्दे, क्योंकि जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका है वो कनेक्ट आसानी से और जल्द बनाती हैं। राहुल भारत जोड़ो यात्रा से उससे जो पहले का कालखंड है वो वाले राहुल गांधी, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी, दो अलग व्यक्तित्व हैं, पर अभी भी उनमें वो करिश्मा पुष्पेंद्र सर, जो बात अमिताभ सर ने कही कि वायनाड में ज्यादा ताकत झोंक दी कांग्रेस ने, अगर उतनी ताकत महाराष्ट्र में झोंकते तो शायद कुछ और बेहतर परिणाम होते। आप भी क्या इस बात से सहमत है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा ताकत झोंक दी, ज्यादा तो नहीं झोंकी, इतना जरूरी था। एक बार गए, दो बार गए हैं, वाड्रा वहां पे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कम ताकत झोंकी, महाराष्ट्र में कम दम लगाया, ये मैं अभी कहूंगा। अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से देखें तो दोबारा कहूंगा कि शरद पवार ने सोची समझी रणनीति से प्रचार किया, इश्यूज को उठाया, इन्होंने नहीं उठाया। ये अपने नैरेटिव में संविधान की किताब तो कहते रहे, पर आरक्षण को नहीं बोला। आप याद करिए, जब लोकसभा का नैरेटिव था तो उसमें था कि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करेंगे, वहां पर वो नहीं बोल पाए क्योंकि वो बंधे हुए थे। कहीं पे मराठा आरक्षण की बात थी, कहीं ओबीसी की बात थी, तो वो जब स्पष्ट नहीं होंगे, जैसा अभी अमिताभ ने कहा कि जब उन्होंने लाडली बहन योजना आरंभ की तो आप कंफ्यूज थे, पहले आप उसका विरोध करते, फिर आप अपने मैनिफेस्टो में 3000 की बात ले आते। तो ये जो आपकी अस्पष्टता है ये नुकसान पहुंचाती है, लेट डिसीजंस ऑलवेज। और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कांग्रेस में, कि जो टॉप लेवल सोच रहा है और जो नीचे का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, एक तो वो वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि आप कई राज्यों में सत्ता से इतने दिन से बाहर हैं कि आपके कार्यकर्ता तो छिटक के चले गए, थोड़े बहुत पदाधिकारी नेता बचे हैं, उनका कम्युनिकेशन वहां तक जाता ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में आप एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से बात कर लो और नड्डा जो स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट वो देगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए सही नैरेटिव बनते नहीं है। लोकसभा के टाइम पे आपने सही नैरेटिव बनाया, पर जैसा अभी और चैनल्स पे चल रहा था कि भाई कुछ सीटें और आ सकती थी और शायद भारतीय जनता पार्टी को 240 भी ना आती अगर यही मैनेजमेंट माइक्रो मैनेजमेंट किए गए होते या उस समय सवाल उठाए गए होते, तो ये सारी बातें ठीक हो सकती थी, ये सारी बातें ठीक हो सकती थी। तो बहुत सारी, आप जैसे एक इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, आप कल जब पोलिंग हुआ कुंदरकी का और सीसामऊ का, उसके बाद में मुसलमानों ने एक बात कही है, मलिक साहब आप भी इस पर रिएक्ट करिएगा बाद में। उन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव को घेरा और ये कहा कि जब रामपुर में दोनों उपचुनाव हुए तो मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया। अगर उसी समय से सपा आला कमान या विपक्ष मिलजुल कर एक जोरदार आवाज उठाते तो शायद इस उपचुनाव में ये नौबत नहीं आती। तो सेम विद कांग्रेस,
आप नैरेटिव देर में तय करते हैं, आपकी बात होती नहीं, आपकी टीम वहां होती नहीं है, आपके कार्यकर्ता जाते नहीं, बूथ पे आपके लोग नहीं होते। तो जब एक जीत हो गई थी लोकसभा की, जैसा इतार ने कहा, भाई बीजेपी तो 24 घंटे 24/7 लगी रहती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाई पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या यात्रा करते हैं, वो तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि कई कई दिन गायब हो जाते हैं बीच में से, कई कई दिन बीच में से आप देखिए ना कि गायब हो जाते हैं। तो आप फिर आरोप लगाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आप कुछ ऐसा तो करिए, उन्हें मजबूर कर दीजिए ना देने के लिए। क्यों नहीं मजबूर करते उन्हें? जब आप कोई अच्छे मुद्दे उठाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे देने के लिए। अब अडानी को नहीं छापना चाहते थे, पर अडानी पे ऐसी चीज आई तो सारे ने छापा ना, सबने लीड बनानी पड़ी ना सबको। तो आप भी ऐसा कुछ करो कि वो मजबूर हो जाए। भाई ये तो आप जानते हैं, आपके पास भी स्ट्रेटजिस्ट है। आप अगर मोदी पे ये आरोप लगता है कि वो सुर्खियां हेडिंग जो है मैनेज करते हैं, तो आप भी करिए। इतने दिन में तो सीख जाना चाहिए था ना, कम से कम काउंटर तो करेंगे। आप अपने विरोधी के प्लस माइनस जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो वीकनेसेस है वो जानते हैं, तो आप भी करिए जैसे वो आपकी जानते हैं। आप भी उसको स्टडी कर चुके हैं, आप भी कुछ ऐसे ही करिए। उन्हीं दिनों पे करिए जिन दिनों उनकी लीड बननी हो। ये सारी चीजें आप 10 साल से देखते आ रहे हैं कि हर महत्वपूर्ण दिन को उन्होंने कहीं ना कहीं बदल दिया। अगर इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर था तो उसे सरदार पटेल की तरफ कर दिया। इंदिरा गांधी जी की जो खबरें बड़ी छपती थी वो इतनी छपने लगी। सो अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको भी उतनी ही मजबूती से लड़ना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद एसी में जाके मत बैठ जाइए, सिर्फ ट्विटर हैंडल पे मत रहिए। ये सारी चीजें, इसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरना पड़ेगा। अभी कांग्रेस कार्यकर्ता में जो थोड़ा सा जोश लोकसभा से आया वो हरियाणा से फुस हो गया। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और फिर वहां पर भी आप क्षत्रपों पे, चाहे वो कुमारी शैलजा थी या हुड्डा जी थे, वो बातें दीगर है मलिक साहब, बाकी बातें भी, लेकिन ये तो सही है कि आप उन दोनों को मिला के बिठा तो नहीं पाए थे ना। एक स्टेज पे आई, उसके बाद नहीं आई शैलजा। तो ये सारी बातें तो मैनेज तो आपको करना ही पड़ेगा। और लेकिन आपको सर, इस अपना तरह की अंदर की खटपट तो इस बार महायुति में ज्यादा दिखाई दे रही थी एज कंपेयर टू महाविकास आघाड़ी। खैर, देखिए पुष्पेंद्र मैं सर, मानता हूँ, केपी मैं मानता हूँ मलिक दिखाई सर, दे रही थी, उन्होंने उसे निकाला भी। लेकिन आप एक बात बताइए कि कान पकड़ के उन्होंने फडणवीस को कहा कि तू डिप्टी सीएम बन जा, तो बना ना। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। आपके यहाँ तो गहलोत आला कमान से मिलने तक नहीं आते बुलाने के बाद। तो ये फर्क है, यही फर्क है कार्य संस्कृति का, जिससे आपको नुकसान हो रहा है। तो आपको सही नैरेटिव और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी 2027 के लिए भी और 2029 के लिए भी। अगर आप अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो नुकसान होगा। और अभी बहुत समय है, उनकी एज बहुत है ना, उनके लिए बहुत एज है, अभी बहुत मौके हैं विपक्ष के पास, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल हो, इनके पास एज। अब देखिए ना, अभी आपने जोड़ी की बात की थी तो मुझे याद आ गया कर्नाटक। सर, ये ताना दे रहे हैं आप विपक्ष को कि जख्म पर मलहम लगा रहे हैं बात बोल के कि अभी उनके पास बहुत वक्त। मैं मरहम ही लगा रहा हूँ। जब परीक्षा में कोई फेल हो जाए छात्र तो उससे कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार चल। और ऐसी जोड़ी बना जैसी कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की है, और तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी ने जो किया। अगर ये लोग कर सकते हैं, ये लोग परिस्थितियां बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, केपी मलिक सर, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, क्या ये एकनाथ शिंदे की विदाई के संकेत है? एकनाथ शिंदे जीत करके भी हार गए हैं क्या? क्योंकि बीजेपी के लोग तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात अभी से करने लगे हैं। देखिए प्रज्ञा, एकनाथ शिंदे टूल है और आधुनिक टूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी तस्दीक अभी अमिताभ जी ने और पुष्पेंद्र जी ने भी की है। वो सिर्फ टूल हैं, यूज हो गए हैं वो। अब उनका फ्यूचर खत्म है। या तो वो चुपचाप पड़े रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ज्यादा चूचा करेंगे तो उनकी पार्टी, जैसे उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी, उनकी पार्टी टूट जाएगी और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ जाएंगे और झंडा बुलंद जो है भारतीय जनता पार्टी के सीएम का वहां रहेगा। तो शिंदे की मजबूरी है अभी चुपचाप रहना। जी, शिंदे का स्टेटमेंट आया है कि ये कहीं तय नहीं था कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो खटपट तो शुरू हो गई है। थैंक यू पुष्पेंद्र। नहीं सर, मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूं कि ये सरकार, आप लिख लीजिए कि ये बुधवार के बाद सरकार बनेगी और बुधवार को वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को समय सीमा समाप्त हो रही है। जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी, सरकार बनेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो पावर किसके हाथ में आ जाएगी? फिर कौन चलाएगा अपनी? फिर राज्यपाल जी क्या करेंगे? वो तो 5 बजे सुबह मॉर्निंग में भी शपथ दिला देते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे पत्रकार भी नहीं जा पाए थे,
क्योंकि पत्रकार भी तो नहा धो के जाते हैं ना, तो आया ही नहीं था कोई, और शपथ हो गई थी। तो वो जो क्रांतिकारी कदम उठेंगे अभी, वो भी आपको देखने होंगे। बात हम जो यहाँ विस्तृत रूप से दूसरी कर रहे हैं कांग्रेस की, उसकी कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति है। अगर कांग्रेस बहुत अच्छे से कंधा मिला के झारखंड में चुनाव लड़ती, तो कांग्रेस कमजोर होना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की भी झारखंड में सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इसलिए बहुत ज्यादा साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दी है कि एक तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है ग्राउंड पे, दूसरा क्या है कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को बढ़ाना नहीं चाहती है। उसको ये लगता है कि जहां क्षेत्र दल कमजोर होंगे, समाप्त होंगे, वहां हमारी पार्टी का ही अंत में उदय होगा और हमारी पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होना होगा। तो तो फिर कई कहाँ गए जगह इंडिया रणनीति गठबंधन के मलिक सर? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो खुद नीतीश कुमार थे, वो तो अपना ही चले गए। तो इंडिया गठबंधन तो ये जो है राम नाम का इंडिया गठबंधन है, ये कोई ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये संविधान बचाने का एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया। सब अपने अपने लोगों को जिताना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए क्या कह रहा हूं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिस तरह से कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसमें कांग्रेस की अपनी कई सारी मजबूरी है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस में आज मजबूरी उन मजबूरी नेताओं सर, की, क्या मजबूरी सर, एक तो मजबूरी बता दीजिए। मैंने एक नहीं तीन बताई अभी आपको, कि वो अपने जो संगठन है उसको समाप्त होते हुए नहीं देख सकता। महाराष्ट्र में जिसको आप तीसरे नंबर पे देख रहे थे, कांग्रेस को, शरद पवार और शिवसेना के बाद, वहां आज कांग्रेस सबसे ऊपर है। उसके बाद शिवसेना, उसके बाद शरद पवार पहुंच गए हैं। तो मालूम है कांग्रेस को कि कल को जब सबसे लोग हार जाएंगे, सब विश्वास उठ जाएगा, सबसे तंग आ जाएंगे, तो वो कांग्रेस के साथ ही आएंगे। और यही रणनीति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में थी कि भारतीय जनता पार्टी से जब विमुख हो गया है पिछड़ा और दलित, तो वो कांग्रेस की घंटी बजाएगा अगर कांग्रेस में जाएगा। और अल्टीमेटली अगर नुकसान अखिलेश यादव को होता है, तो उसके साथ आज जो पीडीए का एक वर्ग है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दूसरे हो, उनको भी मजबूरी में कांग्रेस का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि जब परिस्थितियां ये बनेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, तो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो मजबूरी में सब लोगों को कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रणनीति पर भी जरूर विचार कर रही होगी, मुझे ये लगता है। और दूसरा सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि कांग्रेस के पास आज उन नेताओं का टोटा है जो ग्राउंड की हकीकत जानते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आज जो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के पास जो रणनीतिकार हैं, वो सब जो है हवा हवाई वाले हैं। वो ट्विटर वाले हैं, दफ्तरों में बैठ के वीसी करने वाले हैं, वो क्षेत्र में जाते नहीं है, ग्राउंड पे जाते नहीं है। और हर जगह ना राहुल गांधी जा सकता, ना प्रियंका गांधी जा सकती कि वो एक एक सीट पे जाए, एक एक जगह जाए। आज आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां बहुत मजबूत संगठन ऊपर से नीचे तक कांग्रेस का है। एक मुझे बता दीजिए जहां इनकी सरकार भी है, वहां भी संगठन बहुत मजबूत हो, मुझे उस पर भी संशय है। वहां भी आपको भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी फायदा मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो दूसरे संघ के सहयोगी दल हैं, वो बड़ा उनका सहयोग करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हर जगह फायदा होता है। तो कांग्रेस की अपनी ये मजबूरियां हैं, कांग्रेस की अपनी ये रणनीति है, लेकिन जब तक एक साथ आके सबको नहीं सड़क पर उतर के नहीं कुछ करना पड़ेगा और जेपी आंदोलन की तरह नहीं मुहिम चलाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के इस भूत से इनका पीछा नहीं छूटेगा। ये इनके कंधे पे बैठा रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर। अमिताभ सर, थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल नहीं दिख रहे। अच्छा, पुष्पेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो झारखंड में जबरदस्त हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र में जीत हुई, और वो जीत भी ऐसी की प्रचंड जीत। उत्तर प्रदेश में किस तरह का चुनाव हुआ वो तो सबको पता ही है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे इस पूरे चुनावी माहौल की। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन अभी भी सुन लीजिए, जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक गंगा में बहुत सारा पानी अभी बहेगा।
अभी उठापटक शुरू हो गई है। अभी से एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि ये किसी ने कहा नहीं कि जिसके पास ज्यादा संख्या हो वही मुख्यमंत्री बनाएगा। तो अब देखना है कि आगे क्या होना है। उसके लिए चैनल आपका अपना है उल्टा चश्मा यूसी, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और फटाक से बेल आइकन को दबा देना है ताकि पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहे। अपनी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।